हेलो दोस्त, क्या आपने कभी नोटिस किया है क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा तेज बोलता है उसे कॉन्फिडेंट कहा जाता है। ऑफिस में जो बिना रुके बोलता है उसे लीडर मान लिया जाता है। पार्टी में जो सबसे ज्यादा हंसता है वही इंटरेस्टिंग पर्सन कहा जाता है, और जो चुप रहता है उसे कहा जाता है थोड़ा खुलो। इतने शांत क्यों हो? तुम्हें स्पार्क ही नहीं है, तुम लीडर मटेरियल नहीं हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया ने आपको गलत पढ़ा है? क्या हो अगर आपकी चुप्पी डर नहीं गहराई हो, आपका अकेलापन कमजोरी नहीं, आपकी रिसर्च सेंटर हो, और आपका सोचकर बोलना कोई कमी नहीं, एक यूनिवर्स से दी गई पावर हो? क्योंकि सच ये है, इतिहास हमेशा शोर मचाने वालों ने नहीं बदला। कभी कभी दुनिया को बदलने वाले लोग कमरे के कोने में बैठे होते हैं, वे सुन रहे होते हैं, वे देख रहे होते हैं, वे सोच रहे होते हैं, और जब वे बोलते हैं तो सिर्फ आवाज ही नहीं निकलती, दिशा बदलती। वैसे ही लेखक कहते हैं एलेनोर शर्मिली थी, वॉरेन बफे शांत थे, और स्टीव वोल्जियाक ने कंप्यूटर क्रांति भीड़ में नहीं एकांत में शुरू की। और गांधी, वे भी कभी बोलने से डरते थे। तो फिर सवाल ये नहीं है कि आप इतने शांत क्यों हैं, असली सवाल है दुनिया ने आपको इतना समय तक ये यकीन क्यों दिलाया कि शांत होना टूटे होने जैसा है। आज हम द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स क्वाइट के सफर में उसी झूठ से पर्दा उठाएंगे। और ये एक ऐसी किताब है जो हर इंसान के लिए, जो भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करता है, जिसने कभी बोर्ड मीटिंग में सही जवाब जानते हुए भी चुप्पी बनाए रखना सही समझा, जिसने कभी आईने में खुद से पूछा क्या मुझ में सच में कुछ कमी नहीं। आप में कमी नहीं है, आप बस एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसने शोर को ताकत समझ लिया है। और आज हम उसी चुप्पी की असली आवाज सुनेंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है जिसने दुनिया अब तक आपकी सबसे बड़ी कमजोरी समझती आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ द माइटी लाइकेबल फेलो। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आज भी दुनिया भर में लोगों की सोच बदल रही है। वह बचपन में बेहद ही शर्मीला और अंदर से टूटा हुआ था। उसे स्टेज पर बोलने से इतना डर लगता था कि वो अपनी ही शादी के लिए शादी वाले दिन की कल्पना करने से भी डरता था। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो लोगों के सामने बोलने से डरता था, वही आगे चलकर लोगों को मोटिवेशन देने वाला सबसे बड़ा नाम कैसे बन गया। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कहानी है डेल कार्नेगी की, और उससे भी ज्यादा ये हमारी पूरी संस्कृति की कहानी है। कल्पना कीजिए, साल है 1902, मिसौरी का एक छोटा सा कस्बा जहाँ जिंदगी धीमी है और सपने छोटे हैं। वहाँ एक लड़का है, दुबला पतला, न खेलने में अच्छा, न लोगों के बीच सहज है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी खुश। जब भी उसे बोलना होता, उसकी आवाज जैसे गले में अटक जाती, कई फंक्शंस के दौरान वो गायब हो जाता। उसे लगता था मेरे अंदर कुछ कमी है, और यही कमी उसे जिंदगी में पीछे छोड़ देगी या आगे ले जाएगी, ये उसे भी नहीं पता था। वो लड़का था डेल कार्नेगी। लेकिन उस समय की दुनिया अलग थी। उस समय अमेरिका के लोग और पूरा अमेरिका कल्चर ऑफ कैरेक्टर में जी रहा था। एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान की कीमत इस बात से तय नहीं होती थी कि वो कितना बोलता है, बल्कि इस बात से तय होती थी कि वो अंदर से कैसा है। क्या वो डिसिप्लिन्ड है, क्या वो कर्तव्यनिष्ठ है, क्या वो ईमानदार है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पहचान थी। लोग अब्राहम लिंकन जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते थे, जो शांत, संकोची थे और गहराई में मजबूत थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका तेजी से बदल रहा था। छोटे कस्बे खत्म हो रहे थे, खेत खलियान पीछे छूट रहे थे, और उनकी जगह ले रहे थे भीड़ भाड़ वाले शहर, फैक्ट्रियां और अजनबियों से भरी दुनिया। अब लोग उन लोगों के साथ काम कर रहे थे जिन्हें वे जानते तक नहीं थे। अब जिंदगी का नियम बदल गया, अगर तुम दिखते नहीं तो तुम हो ही नहीं। अब जरूरी था खुद को पेश करना, लोगों को प्रभावित करना और खुद को बेचना। जरा उस समय का एक पल महसूस करके भी देखिए। लेकिन कहते हैं यहीं से शुरू हुआ कल्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ये बदलाव धीरे नहीं आया, ये एक तूफान था। पुरानी किताबें जो चरित्र की बातें करती थी, अब उनकी जगह ऐसी किताबों ने ले ली थी जो सिखाती थी कैसे दिखना है, कैसे बोलना है, कैसे दूसरों को प्रभावित करना है। अब शब्द बदल गए, एनर्जी, डोमिनेंस, फैसिनेशन। अब सवाल ये नहीं था कि तुम कौन हो, बल्कि ये था तुम कैसे दिखते हो। और तभी एडवर्टाइजमेंट ने इंसान के मन पर हमला की। हर जगह एक ही संदेश, लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। किसी विज्ञापन में एक महिला को अकेला दिखाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सही साबुन इस्तेमाल नहीं किया। अब दुनिया तुम्हें ये नहीं बता रही थी कि तुम क्या हो, वो तुम्हें ये बता रही थी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और वही तुम्हारी सच्चाई बन गई। और फिर बहुत ही कम समय में बातों नहीं होना, आत्मविश्वासी होना,
लोगों को आकर्षित करना ये गुण नहीं रहे, ये जीवन जीने की शर्त बन गए। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा शर्मिले मत बनो। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और येले यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में भी ऐसे छात्रों को प्राथमिकता देना शुरू किया जो बोल सके, जो अच्छे दिख सके, जो अपनी स्किल से कुछ बेच सके, क्योंकि कॉर्पोरेट की दुनिया चाहती थी लोग ऐसे हो जो IBM की सेल्स टीम की तरह सुबह उठकर पूरे जोश से कह सके हम IBM बेच रहे हैं। एक इतिहासकार ने कहा था एक समय ऐसा आया जब हर इंसान को परफॉर्मर बनना पड़ा। हम सब एक स्टेज पर आ गए और अब हमारी असली होने का सबूत हमारा परफॉर्मेंस बन गया। इस बदलाव ने हमें एक ऐसी बेचैनी दी जिससे हम आज तक पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए, और वो शर्मीला लड़का डेल कार्नेगी वो इस नई बेचैनी का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। तो क्या आप भी अपनी इस शांत ताकत को पहचान पाएंगे जब दुनिया आपको जोर से बोलने को कहे? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2 द मिथिक ऑफ कैरिज्मेटिक लीडरशिप। क्या होता है जब एक बहुत ही शांत इंट्रोवर्ट इंसान खुद को एक इसी दुनिया के बीच खड़ा कर देता है जहां हर चीज शोर से मापी जाती? क्या होता है जब वही इंसान आग के तपते अंगारों पर चलता है, हजारों लोगों के सामने चिल्लाता है और उन्हें जबरदस्त ऊर्जा से जीना सिखाता है? वो कहानी है टोनी रॉबिन्स की। एक असली सवाल ये नहीं है कि वो क्या करते हैं, सवाल ये है क्या हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा? क्या लीडर बनने के लिए हमें सबसे ऊंची आवाज में बोलना जरूरी है? आइए हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की दीवारों के अंदर, जहां एक सच्चाई छुपी है कि असली ताकत अक्सर बिना शोर से आती है। एक तरफ अटलांटा का विशाल कन्वेंशन सेंटर जहां टोनी रॉबिन्स अपने मशहूर अनलीश द पावर विद इन सेमिनार में हजारों लोगों को दीवाना बना रहे हैं। लोग आग के अंगारों पर चल रहे हैं, ड्रम की धुन पर यस यस चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे हाथ मिला रहे हैं जैसे उसी में उनकी किस्मत लिखी हो। रॉबिन्स कहते हैं ज्ञान बेकार है जब तक वो एक्शन में न बदले, उनके लिए परफॉर्मेंस ही सच्चाई है। और दूसरी तरफ हार्वर्ड बिजनेस, यहाँ सब कुछ अलग है लेकिन फिर भी वैसे ही। कॉरिडोर में चलते छात्रों का कॉन्फिडेंस इतना तेज है कि उनकी चाल ही उनकी पहचान बन जाती है। यहाँ पढ़ाई का मतलब है जोर से बोलना, अपनी बात रखना और हर कीमत पर दिखाना अपने आप। एक छात्र डॉन चेन कहता है अगर आप चुप हैं तो आप खेल से बाहर हैं, और उसका दोस्त बीच में कहता है यहाँ एक्सट्रोवर्ट होना विकल्प नहीं है, यहाँ तो पूरा सिस्टम बोलने पर टिका है। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। क्या एक शांत इंसान इस तेज तर्रार कॉर्पोरेट के जंगल में टिक सकता है? क्या जो सोचकर बोलता है वो उस दुनिया में सरवाइव कर सकता है जहाँ पहले बोलना जरूरी है और सोचना बाद में आता है? हर दिन की शुरुआत होती है लर्निंग टीम से, जहाँ हर कोई बोल रहा है। क्लास में केस स्टडी चल रही है और वहाँ असफलता का मतलब क्या है? चुप रह जाना। अब जरा एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट के मन में झांकी, वो सोचता है मुझे तभी बोलना चाहिए जब मेरे पास कुछ सच में कहने लायक हो। लेकिन यहाँ तो लोग बिना सोचे बोल रहे हैं और उसी के लिए उन्हें सराहना मिल रही है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा भ्रम टूटता है। ये जो ज्यादा बोलने वाले समझदार है, यही एक मिथक है। एक शोध बताता है जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन्हें ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, भले ही उनके विचार उतने ही साधारण हो जितने किसी शांत व्यक्ति के। हमारा दिमाग आवाज को समझ से जोड़ देता है, लेकिन पीटर ड्रॉकर ने कहा कि सबसे प्रभावी लीडर्स अक्सर कैरिज्मेटिक नहीं होते। जिम कॉलिंस ने अपनी किताब गुड टू ग्रेट में पाया कि दुनिया बदलने वाली कंपनियों के लीडर्स अक्सर शांत, विनम्र और कभी कभी शर्मीले थे। लेकिन फिर दुनिया के सामने आता है एडम ग्रेंट का शोध जो सब कुछ साफ कर देता है कि जब टीम के लोग सिर्फ आदेश मानते हैं तो एक्सट्रोवर्ट लीडर बेहतर होते हैं, लेकिन जब टीम में सोचने वाले और जिज्ञासु लोग होते हैं तो इंट्रोवर्ट लीडर 20% बेहतर परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वे सुनते हैं, वे समझते हैं, वे दूसरों को चमकने देते हैं। तो सवाल है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमने एक एक्सट्रोवर्ट आइडियल बना लिया है, एक ऐसा आदर्श जो कहता है अगर तुम सबसे जोर से नहीं बोलते तो तुम लीडर नहीं हो। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। रोसा पार्क्स से लेकर मोसेस तक, वॉरेन बफेट से लेकर क्रेग न्यूमार्क तक जो महान लीडर्स थे अक्सर शांत थे। उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने असर दिखाया। क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें एक कहानी सुनाई है कि लीडर वही है जो सबसे जोर से बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे गहरी सोच और सबसे शांत दिमाग में जन्म लेती और वही चुप्पी होती है लीडरशिप की असली ताकत। चैप्टर 3 व्हेन कोलैबोरेशन किल्स क्रिएटिविटी। क्या होगा अगर जिस चीज को हमें बचपन से सबसे बड़ा गुण सिखाया गया या बताया गया, टीम वर्क, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर रही हो? जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, फिर चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो
और यहाँ तक कि हैरी पॉटर जैसी कहानियां, ये सब कहाँ पैदा हुए? ये भीड़ में नहीं, बल्कि ये पैदा हुए अकेले बैठे अकेले दिमाग में। तो फिर क्यों हर स्कूल, हर ऑफिस हमें ग्रुप में सोचने का मंत्र दे रहा है? क्या हम सबको गलत सिखाया गया है? आज हम इसी न्यू ग्रुप थिंकिंग का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि अकेलेपन की ताकत दी असली सुपर पावर है। लेखक कहते हैं तारीख है 5 मार्च 1975, जगह है मेलो पार्क, कैलिफोर्निया का एक छोटा सा गैराज, जहां होमबर्ग कंप्यूटर क्लब की पहली मीटिंग हो रही है, जिसमें करीब 20 इंजीनियर एक नए कंप्यूटर अल्टेयर 8800 पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें उत्साह है, बहस है और शोर है, लेकिन भीड़ के पीछे बैठा एक लड़का जो चुप है, वो कुछ नहीं बोलता। वो है स्टीव वोजनियाक। वो पीछे बैठा हुआ एक कागज पर कुछ बना रहा है। धीरे धीरे उस कागज पर लाइनें जुड़ती है और एक सपना आकार लेने लगता है। यही वो क्षण था जब दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर जन्म ले रहा था। और वो विचार उस शोर और बहस की उस मीटिंग में नहीं बना था, वो बना था अकेलेपन में। और स्टीव ने बाद में कहा भी कि मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल वो थे जब मैं अकेले काम कर रहा था। और एक सच्चाई ये है कि किसी भी कमेटी ने या ग्रुप ने आज तक कोई भी क्रांतिकारी चीज नहीं बनाई है, लेकिन आज क्या हम ये सलाह कहीं सुनते हैं? नहीं, हम फंस चुके हैं न्यू ग्रुप थिंकिंग के जाल में। आज हर जगह टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन्हीं का शोर है। तो सवाल है, तो क्या हमें टीम वर्क छोड़ देना चाहिए? नहीं, लेकिन हमें एक बड़ी सच्चाई समझनी होगी। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसका मतलब है कि जितना हम सोचते हैं उतना काम नहीं करते। 1963 के एक अध्ययन में पाया गया कि जब लोग अकेले काम करते हैं तो वे ग्रुप की तुलना में दुगनी से भी ज्यादा बेहतर आइडिया देते हैं, क्योंकि असली जादू वही होता है जहां एक शांत जगह पर सिर्फ आप और आपके विचार हो। इसे कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जहां आप अकेले बैठकर अपनी कमजोरी पे काम करते हैं, गहराई से सोचते हैं। ये वैसा ही जैसे वायलिन वादक जो ऊंचाई पर जाते हैं और खूब नाम कमाते हैं, वो अकेले घंटों अभ्यास करते हैं। उनके लिए ग्रुप में बजाना सिर्फ एक कंफर्ट है। तो सवाल ये है कि आपने आखिरी बार कब अकेले बैठकर गहराई से कुछ सोचा था? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। कोलैबोरेशन का मतलब सिर्फ एक साथ बैठना नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छी टीम वही होती है जो अलग अलग जगह बैठकर सोचती है, जहां कोई सोशल प्रेशर नहीं होता, जहां आप बिना डर के अपने विचारों को जन्म दे सकते। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप पूछ पाते हैं व्हाट इफ, और वही सवाल दुनिया बदलते हैं। क्योंकि असली इनोवेशन भीड़ में नहीं, एकांत में जन्म लेता है। और हमें भी अपने अंदर के उस अकेलेपन को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत समझना होगा। चैप्टर 4 इज टेम्परामेंट डेस्टिनी। क्या आपने कभी रात के 2 बजे उठकर महसूस किया है आपका दिल तेज धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीगे हुए हैं, और वजह सिर्फ ये कि कल आपको स्टेज पर जाकर बोलना है? ये सिर्फ घबराहट नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो आपके अंदर बहुत गहराई से बैठा हुआ है। लेखक कहते हैं मैंने भी ये महसूस किया है, इतना डर कि एक पल के लिए लगा मैं इससे भाग जाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। और तब सवाल उठता है, क्या मैं कमजोर हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ है? या फिर यह डर, ये संवेदनशीलता, क्या ये मेरे साथ जन्म से आई है? तो आइए हम चलते हैं एक ऐसी प्रयोगशाला में जहां इस सवाल का जवाब खोजा गया, और जो जवाब मिला वो हमारी पूरी सोच बदल सकता है। साल है 1989, जगह है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लैब, जहां जेरोम केगन और उनकी टीम 504 महीने के बच्चों पर प्रयोग कर रहे थे। उन्हें नई चीजों से रूबरू कराया गया, तेज आवाज, अजीब सी गंध, रंग बिरंगे खिलौने, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। लगभग 20% बच्चे तेज तेज रोने लगे, हाथ पैर जोर से हिलाने लगे। उन्हें कहा गया हाई रिएक्टिव, जबकि लगभग 40% बच्चे शांत रहे, बिल्कुल सामान्य। उन्हें कहा गया लो रिएक्टिव। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी, केगन ने कहा जो बच्चे आज सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं वही बड़े होकर सबसे शांत और सोच समझकर बोलने वाले बनेंगे, उल्टा नहीं। और जो अभी शोर कर रहे हैं वही आगे चलकर शांत हो जाएंगे। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, उन्हें 2 साल, 4 साल, 7 साल और 11 साल हर स्टेज पर स्टडी किया गया, और हर बार नतीजा वही था। हाई रिएक्टिव बच्चे ज्यादा सतर्क, ज्यादा संवेदनशील और चीजों से थोड़ा डरने वाले बने। एक पार्टी में जहाँ बच्चे खेल रहे हैं और कोने में खड़ा एक बच्चा सबको देख रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, यही बच्चे बड़े होके बनते हैं इंट्रोवर्ट और लो रिएक्टिव, और वही बनते हैं निडर, आत्मविश्वासी और आउटगोइंग। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू होता है जब ये हाई रिएक्टिव लोग एक ऐसी दुनिया में आते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं। लेखक कहते हैं मुझे याद है एक
स्पीच से पहले मैं इतना डर गया था कि मेरे पार्टनर ने मुझे सुबह 9 बजे शराब की बोतल पकड़ा दी और मैं बाथरूम में छुपकर उसे पी रहा था, इस डर से कि कहीं और मुझे पकड़ न ले। उस समय लगा कि मैं ये स्पीच देने के लायक नहीं, लेकिन फिर मुझे पता चला मैं टूटा नहीं हूँ, मैं बस हाई रिएक्टिव हूँ। और यहीं पर आता है ऑर्किड हाइपोथेसिस। और कुछ लोग होते हैं डैंडेलियन घास की तरह, वे कहीं भी उग सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, लेकिन हाई रिएक्टिव लोग वे होते हैं ऑर्किड की तरह, बहुत ही नाजुक और संवेदनशील। अगर उन्हें सही माहौल न मिले तो वे मुरझा जाते हैं, लेकिन उन्हें सही प्यार, सही माहौल और सही समझ मिले तो वे सबसे खूबसूरत फूल बनते हैं। हाई रिएक्टिव लोगों के दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो डर और भावनाओं को नियंत्रित करता है और ये ज्यादा सक्रिय होता है। लेकिन यही उनकी कमजोरी नहीं, यही उनकी ताकत भी है। वे छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं, दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं, ज्यादा ईमानदार होते हैं, ज्यादा जिम्मेदार होते हैं और अगर उन्हें सही माहौल मिले तो वे सिर्फ सफल नहीं होते बल्कि लीडर बनते हैं। तो क्या स्वभाव ही एक व्यक्ति का भाग्य है? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ये एक रबर बैंड की तरह है। आम बदल सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक। ये वैसा ही है जैसे बिल गेट्स कभी बिल क्लिंटन नहीं बन सकते और बिल क्लिंटन कभी बिल गेट्स नहीं बन सकते। और यही आपकी आजादी है। जब आप समझ जाते हैं आप कौन हैं, तो आप खोज लेते हैं अपना स्वीट स्पॉट, वो जगह जहां आप सबसे अच्छे बनते हैं। अगर भीड़ आपको थका देती है तो उससे दूर जाइए, अगर अकेलापन आपको गहराई देता है तो उसे अपनाइए। अपने रबर बैंड को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, उसे अपनी ताकत समझाइए, क्योंकि इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं है, ये एक अलग तरह की ताकत है, एक गहरी, एक संवेदनशीलता वाली ताकत। और जब सही समय आता है तो यही लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करते, दुनिया बदल देते हैं। चैप्टर 5 बियॉन्ड टेम्परामेंट, द रोल ऑफ फ्री विल। जरा सोचिए, आपके अंदर दो आवाजें हैं, एक कहती है तुम ऐसे ही हो, तुम बदल नहीं सकते, और दूसरी फिर से फुसफुसाती है कोशिश तो कर। अब सवाल ये है कि हम सच में अपने स्वभाव की सीमाओं को पार कर सकते हैं या फिर हम हमेशा उसी दायरे में कैद रहेंगे जिसे हम पैदा हुए। यह अध्याय आपको बदलने नहीं वाला, यह आपको आजाद करने वाला है। लेकिन पहले एक महिला की कहानी से रूबरू होते हैं। एक महिला, नाम है सुशांत। उन्हें एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में भाषण देना था। रात के 2 बजे वो बिस्तर पर लेटी है, लेकिन सो नहीं पा रही। उनके दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं स्टेज पर उल्टी कर दूंगी? वो उस स्टेज की कल्पना कर रही है जहाँ सैकड़ों आंखें, पूरा सन्नाटा है और सामने एक पोडियम जो किसी फांसी के तख्ते जैसा लगता है। ये डर सिर्फ डर नहीं था, ये उनके अंदर बहुत ही गहराई से बैठा हुआ था। तो सवाल उठता है, क्या ये उनका स्वभाव था या उनकी परवरिश? उनकी माँ भी शांत थी, उन्हें भी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। क्या आपने भी कभी सोचा है मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या मैं पैदा ही ऐसा हुआ था या मुझे ऐसा बना दिया गया? और यही असली संघर्ष। हम खुद को कोसते हैं, मैं बेस्ट शांत हूँ, मुझसे नेटवर्किंग नहीं होती, मैं लोगों के बीच खो जाता हूँ। लेकिन कहते हैं एक वकील जिसका बहुत ही तेज दिमाग है लेकिन बोलने में हिचकिचाहट। एक दिन उसे एक बड़ी नेगोशिएशन लीड करनी थी। कमरे में 9 इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठे थे। उनके वकीलों ने जोरदार भाषण दिया और हमारी वकील वे चुप रही। उनके दिमाग में एक सवाल और एक आवाज, मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, बहुत कमजोर हूँ। उन्हें लगा इस दुनिया में वही जीतता है जो सबसे जोर से बोलता है, और उसी पल उन्होंने खुद को हारा हुआ मान लिया। लेकिन लेखिका सुशांत भी यही सोच रही थी, क्या मैं हमेशा डरती रहूंगी? क्या मैं कभी बदल नहीं पाऊंगी? और ये सबसे बड़ा डर है कि हम जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। लेकिन सुशांत कार्ल शावर्स नाम के एक व्यक्ति से मिलती है। उन्होंने उन लोगों के दिमाग को स्कैन किया जिन्हें बचपन में जेरोम कैगन ने हाई रिएक्टिव कहा था, और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। उन लोगों का एमिगडाला अब भी तेज प्रतिक्रिया दे रहा था। नए चेहरे, नई परिस्थितियां और तुरंत डर लगना, यानी उनका स्वभाव पूरी तरह बदला नहीं। हम एक रबर बैंड की तरह है जिसे खींच सकते, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी राज छिपी है। दिमाग में सिर्फ एमिगडाला नहीं होता, एक और हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। वो कहता है डर मत, ये खतरा नहीं है, ये लोग बस तुम्हें सुनने आए हैं। तो असली सच्चाई क्या है कि हम डर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे संभालना सीख सकते हैं। वही वकील जो दूसरे वकीलों के सामने चुप हो गई थी, उसने एक गहरी सांस ली और बोलने की बजाय सवाल पूछना शुरू किया कि आपकी तरह पेश किए गए नंबर किस आधार पर हैं, और अगर हम इसे इस तरह बदले तो? धीरे धीरे पूरा कमरा उसकी शैली में ढल गया। अगले दिन उसे नौकरी का ऑफर मिला। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा मैंने कभी इतनी शांत और इतनी मजबूत इंसान एक साथ नहीं देखी। तो असली सीख क्या है? पहला, हम अपनी जड़ों को नहीं बदल सकते, लेकिन दूसरा, हम अपनी दिशा चुन सकते हैं। फ्री विल, यही आपकी असली ताकत है। तो सवाल है लेखिका ने क्या किया? उन्होंने
पब्लिक स्पीकिंग सीखी। धीरे धीरे डर को 10 में से 7 फिर 4 तक लाया। इसे कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। आज भी उन्हें डर लगता है, लेकिन अब डर उन्हें रोकता नहीं, बस चेतावनी देता है। लेखिका कहती है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम बदल जाएं, हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपना स्वीट स्पॉट खोजें, वो जगह जहाँ आप थोड़ा डरते हैं लेकिन डर के बाद भी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, व्हाई कूल इज ओवररेटेड। जरा सोचिए, दुनिया आपको क्या सिखाती है? कूल बनो, यानी कम बोलो, कम महसूस करो, कुछ भी हो जाए चेहरे पर कोई भाव मत दिखाओ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि असली ताकत उस इंसान में है जो जल्दी शर्मा जाता है, जिसकी आंखें नम हो जाती, जो दूसरों का दर्द महसूस करता है। क्या हो अगर दुनिया की सबसे प्रभावशाली लीडरों में से एक ऐसी औरत थी जो अंदर से बेहद ही संवेदनशील और शर्मीली थी। एलेनोर रूजवेल्ट के बारे में जानेंगे, एक ऐसी सच्चाई जो कूल को उसके सिंहासन से नीचे गिरा देती है। एलेनोर जो बेहद ही शांत, गंभीर और थोड़ी उदास रहती, उसकी अपनी माँ उसे दादी का घर चिढ़ाती थी क्योंकि वो धीरे बोलती थी, गहरी बातें करती थी और पार्टियों से दूर भागती थी। और उसके सामने था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बेहद ही चमकदार, कॉन्फिडेंट, हर पार्टी को ज्वाइन करने वाला। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। एलेनोर उसे एक न्यूयॉर्क की बस्ती में ले गई जहाँ बच्चे बिना खिड़की वाले कारखानों में दिन रात कतरनी फूल बना रहे थे। फ्रैंकलिन स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसने देखी थी, और उसे और भी हैरानी हुई कि ये सब उसे दिखाने वाली वही शांत लड़की थी जिसे लोग कमजोर समझते थे। उसी दिन वो उससे प्यार करने लगा। उन दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद सब आसान नहीं था। फ्रैंकलिन जो पार्टियों से खुश था, लोगों के बीच अपने आप को जीवंत महसूस करता, लेकिन एलेनोर जो बेहद ही शांत, अकेले में गहरी सोच में डूबने वाली, दोनों बेहद ही अलग थे। फिर एक दिन 1917 की गर्मियों के दिनों में एलेनोर को एक सच मिला। फ्रैंकलिन का अफेयर चल रहा था। उसके सूटकेस में लव लेटर मिले। वो टूट गई, लेकिन उसने रिश्ता खत्म नहीं किया, उसने और कुछ किया। उसने उस रिश्ते को बदला। रोमांस खत्म हुआ, लेकिन एक गहरी समझदारी शुरू हुई जहाँ उसकी संवेदनशीलता उसकी ताकत बन गई। और यही एक बड़ा सवाल का खुलासा होता है। और एलन एरन ने एक सवाल पूछा, क्या संवेदनशीलता कमजोरी है? उन्होंने सैकड़ों लोगों का अध्ययन किया और पाया दुनिया के लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं जो हाई सेंसिटिव है। ये लोग दूसरे के मूड को तुरंत समझ लेते हैं, तेज आवाज और रोशनी से परेशान हो जाते हैं, गहरी बातें पसंद करते हैं, दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं, और सबसे खास वे हर चीज को गहराई से प्रोसेस करते हैं। एक रिसर्च में fMRI मशीन से दिमाग को देखा गया कि संवेदनशील लोग एक छोटी सी तस्वीर में भी फर्क पहचान लेते हैं और उनका दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है, जहाँ सोच और यादें जुड़ती है। यानी संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, ये एक अलग तरह की बुद्धि है। और यही ताकत एलेनोर में थी। 1933 में फ्रैंकलिन राष्ट्रपति बने। देश महामंदी से जूझ रहा था। उस समय एलेनोर ने क्या किया? वो देश भर में घूमी, 40,000 मील का सफर किया, गरीबों से मिली, उनकी कहानियां सुनी, और फिर वो घर आई और सीधे फ्रैंकलिन से कहा, तुम्हें कुछ करना होगा। एक इतिहासकार ने लिखा, कोई उस पल को नहीं भूल सकता जब वो उसे आंखों में देखकर कह रही थी कि अब तुम्हें करना ही होगा। तो असली सवाल है, कूल कौन है? वो जो कुछ महसूस नहीं करता, या वो जो हर चीज गहराई से महसूस करता है? सच्चाई ये है, कूल एक मिथक है, असली ताकत संवेदनशीलता में है। शोध बताते हैं जब कोई इंसान शर्माता है, हमें उसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है मुझे परवाह है, और यही लीडरशिप की असली नींव है। चैप्टर 7, व्हाई डिड वॉल स्ट्रीट फॉल एंड व्हाई डिड बफेट विन। साल है 2008। पूरी दुनिया हिल रही थी, बैंक टूट रहे थे, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे थे, पूरी अर्थव्यवस्था बिखर रही थी। लेकिन इसी तबाही के बीच एक आदमी था जो न सिर्फ बचा बल्कि और ज्यादा अमीर हो गया। वो था वॉरेन बफेट। वो था शांत, धीमा और इंट्रोवर्ट। जो लोग गिरे ज्यादातर तेज, आत्मविश्वासी और जोखिम लेने वाले थे, एक्सट्रोवर्ट। तो सवाल ये है, क्या चुप रहना सिर्फ स्वभाव है या एक ऐसा हथियार है जो करोड़ों बचा सकता है? आज हम आपके दिमाग के अंदर जाएंगे, जहाँ एक छोटा सा केमिकल आपकी किस्मत तय करता है। जेनिस ड्रॉन 2008 के क्रैश के दौरान उन्हें एक फोन आता है। लाइन पर एक आदमी, नाम है एलन। उसने और उसकी पत्नी ने पूरी जिंदगी मेहनत कर $10 लाख बचाए थे। फिर उसने फैसला लिया जनरल मोटर्स के शेयर खरीदने का। खबर थी सरकार कंपनी को बचाएगी, पक्का फायदा है। उसने सोचा, पहली बार शेयर गिरा, उसने और खरीदा, दूसरी बार फिर खरीदा, फिर तीसरी, फिर चौथी, जब तक उसके $7 लाख खत्म नहीं हो गए, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। तभी एलन से डॉक्टर डॉन ने पूछा, आखिर क्यों? एलन ने कहा, मुझे नहीं पता, बस एक जोश चढ़ रहा था। यही है रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। क्योंकि हमारे दिमाग में हर वक्त एक लड़ाई चलती। एक ओल्ड ब्रेन वो चिल्लाता है, और चाहिए, और पैसा, और जीत, और अभी। दूसरा न्यू ब्रेन वो कहता है, रुक, सोचो, ये खतरा है,
अब फर्क कहाँ आता है? एक्सट्रोवर्ट्स में डोपामाइन जरा तेजी से काम करता है। डोपामाइन ये वो केमिकल है जो आपको बज़ देता है, वो एहसास जब सब कुछ संभव लगता है, लेकिन यही बज़ सबसे बड़ा जाल है। एक प्रयोग में लोगों को एक गेम दिया गया, स्क्रीन पर नंबर आते थे, 4 आया तो अच्छा, 9 आया तो बुरा। इंट्रोवर्ट्स क्या करते थे? 9 देखते ही रुक जाते, थोड़ा सोच, रणनीति बदलते। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स वे और तेज हो जाते, जैसे एक रेसिंग कार ड्राइवर ब्रेक की जगह एस्केलेटर दबा दे और यही सब कुछ टूट जाता। इसी वजह से एक्सट्रोवर्ट्स के साथ ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो ज्यादा रिस्क लेते हैं और ज्यादा गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि डोपामाइन उन्हें आगे धकेलता रहता है। तो क्या एक्सट्रोवर्ट्स होना बुरा है? नहीं, दुनिया को दोनों तरह के लोग चाहिए, जो जोखिम लेते हैं और जो जोखिम को पहचानते हैं। वॉरेन बफेट जो अपने वहां के एक छोटे से ऑफिस में अकेले बैठकर घंटों कंपनी डिटेल्स और रिपोर्ट पढ़ते थे। 1999 में उन्होंने कहा टेक शेयरों का बुलबुला फूटेगा। सब हंसे, लगता है बफे बूढ़े हो गए। अगले साल बुलबुला फूटा और बफे और अमीर हो गए। वो कहते हैं मैं अपने इनर स्कोर कार्ड पर चलता हूँ, ये मेरी पेंटिंग है, और दूसरे क्या करते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल है आप कौन है? अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपकी ताकत, ऊर्जा, जोश और बड़ा सोचना है। लेकिन सावधान, डोपामाइन आपका जाल है। बड़े फैसले लेते समय थोड़ा रुकना सीखें, किसी शांत इंसान से राय लें और बस के समय खुद को रोकें। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये आपकी ताकत, गहराई, धैर्य और फोकस। लेकिन ध्यान रहे, बिना जोखिम के बड़ी जीत नहीं होती, कभी कभी आगे बढ़ना जरूरी है। चैप्टर 8 सॉफ्ट पावर, द रियल स्ट्रेंथ दैट विंस क्वाइटली। जरा एक दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ कूल होने का मतलब लाउड होना नहीं, भीड़ में चमकना नहीं, बल्कि एक कोने में बैठकर किताब पढ़ना है, जहाँ लाइब्रेरी मॉल से भी ज्यादा भरी रहती है, जहाँ माता पिता कहते हैं वाह मेरा बच्चा पार्टी में भी चुपचाप पढ़ रहा था। ये कोई सपना नहीं है, यही है क्यूबर्टिनो। लेकिन सवाल ये है, जब यही बच्चे अमेरिका के एक्सट्रोवर्ट कल्चर में जाते हैं तो क्या होता है? क्या उनकी चुप उनकी ताकत बन रही होती, या वे भीड़ में खो जाते हैं? लेकिन कहते हैं साल है 2006, कैप्टिनो, जहाँ एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां हैं, जहाँ के हर हाई स्कूल में 77% बच्चे एशियन और अमेरिकन है। 615 बच्चों में से 53 नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप फाइनलिस्ट है। सेट स्कोर नेशनल एवरेज से 27% ज्यादा है। लेकिन असली बात ये नहीं है, असली बात है यहाँ कूल कौन है? फुटबॉल कप्तान नहीं, कूल है चेस चैंपियन, रोबोटिक्स टीम के बच्चे और वे जो दूसरों को पढ़ाते हैं। एक छात्र ने कहा हमारी फुटबॉल टीम बेकार है और हमें इस पर गर्व है, लेकिन ये दुनिया हमेशा नहीं रहती। जब वही लड़का माइक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा, उसके ड्रॉम में 50 में से सिर्फ 4 एशियन थे, बाकी बहुत ही लाउड, कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट थे। एक दिन ओरिएंटेशन गेम में लोग सड़कों पर नंगे दौड़ रहे थे, कोई स्टोर में डांस कर रहा था और माइक वो खड़ा था चुपचाप। उसके दिमाग में एक सवाल, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं कमजोर? उसके प्रोफेसर ने मजाक में कहा माइक आज तो तुम बहुत शोर कर रहे थे, और उसे शर्म आ गई। उसने सोचा शायद चुप रहना ही मेरी समस्या है, और यही असली संघर्ष है, क्योंकि हमें घर पर सिखाया जाता है शांत रहो, मेहनत करो। दुनिया कहती है बोलो, देखो और शाइन करो, और आप बीच में फंस जाते हैं कि मैं असल में कौन हूँ। लेकिन क्या सच में लाउड होना ही ताकत? और यही प्रेस्टन नी ने कहा असली ताकत है सॉफ्ट पावर। तो ये सॉफ्ट पावर क्या है? ये आग की तरह नहीं है, पानी की तरह है। इसमें चिल्लाना नहीं है, विश्वास दिलाना है। इसमें दबाव नहीं है, धैर्य है। और ये ताकत उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें दुनिया कमजोर समझती। लेखिका कहती महात्मा गांधी बचपन में हर चीज से डरते थे, लोगों से बात करने से भी उन्हें डर लगता था। एक मीटिंग में जब वो बोल नहीं पाए तो समाज ने उन्हें बाहर कर दिया, तो उन्होंने लड़ाई नहीं की, वो चुप रहे और धीरे धीरे पूरा समाज उनके पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मेरा शर्मिलापन मेरी ढाल बन गई। प्रोफेसर नी कहते हैं सॉफ्ट पावर क्या है? जब दिन प्रतिदिन, पर्सन टू पर्सन और धीरे धीरे आप किसी पे चिल्लाते नहीं, आप उनसे संबंध बनाते हैं, और एक दिन आपके पास एक टीम होती है। पहली सच्चाई ये है कि एक्सट्रोवर्ट आइडियल यूनिवर्सल नहीं है। जापान में कहते हैं हवा चिल्लाती है लेकिन पहाड़ शांत रहता है। चीन दार्शनिक लाओजू ने भी लिखा है जो जानते हैं वे नहीं बोलते। दूसरी सच्चाई ये है सॉफ्ट पावर असली ताकत है। वे लोग जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो टिके रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। तीसरी सच्चाई आपको बदलने की जरूरत नहीं है। याद रहे आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो धीरे धीरे दुनिया को बदल देती है। आप शोर नहीं करते लेकिन आप असर छोड़ते हैं। और अंत में याद रखिए दुनिया को सिर्फ लाउड लोगों की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है आप जैसे लोगों की, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं और चुपचाप दुनिया को बदल देते हैं। चैप्टर 9 व्हेन शुड यू एक्ट मोर एक्सट्रोवर्ट देन यू रियली आर। कल्पना कीजिए एक प्रोफेसर जो स्टेज पे खड़े हैं, जो नाच रहा है, गाना गा रहा है, और उन्हें देखकर पूरी क्लास हंस रही है, तालियां बजा रही है। और वही इंसान कुछ दिनों बाद कनाडा के जंगल में
अकेला बैठा, कोई पार्टी नहीं, कोई शोर नहीं। वो कहता है मैं 100% इंट्रोवर्ट हूँ। तो सवाल वो ये कैसे कर लेता है, और उससे भी बड़ा सवाल क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। उनका नाम है ब्रायन लिटल। एक बार उन्हें मिलिट्री कॉलेज में लेक्चर देना था। लेक्चर खत्म हुआ, उन्होंने जनरलों के साथ लंच पर बुलाया गया। अब सोचिए 1.5 घंटे की स्मॉल टॉक उनके लिए ये थकान से भी ज्यादा एक मानसिक बोझ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे जहाजों में दिलचस्पी है, क्या मैं नदी किनारे टहल सकता हूँ, और वो वहाँ चले गए। कई बार वो बाथरूम में छुप जाते थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें थोड़ा अकेला रहने के लिए समय मिल सके। तो क्या हमें अपने स्वभाव के खिलाफ जाना चाहिए। वैसे ही एक लड़की है एलिसन, बेहद ही शांत, गंभीर और इंट्रोवर्ट। उसने सोचा अगर मुझे सफल होना है तो मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना होगा। उसने लिटिगेशन चुना, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ जोर से बोलना, आक्रामक होना बेहद ही जरूरी था। वो हर इंटरव्यू के फाइनल राउंड तक पहुंचती, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाती। और कारण कि आपकी पर्सनैलिटी इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठी। उसे लगा मुझे बदलना होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद को एक ऐसे रास्ते पर धकेल रही थी जिससे उसे प्यार नहीं था। और यही आता है फ्री ट्रेड थ्योरी। ये थ्योरी कहती है हमारे अंदर कुछ गुण हैं जो जन्म से तय होते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ भी जा सकते हैं अगर वो किसी बेहद ही महत्वपूर्ण कारण के लिए हो। इसे कहते हैं कोर पर्सनल प्रोजेक्ट। तो सवाल है कि कोर प्रोजेक्ट कैसे पहचाने। उसके 3 तरीके। फर्स्ट, बचपन में झांको कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे। फायरमैन बनना शायद आपका असली जुनून हो, ताकि आप लोगों की मदद कर सके। सेकंड, अपनी ऊर्जा को देखो, कौन सा काम आपको थकाता नहीं है बल्कि ऊर्जा देता है, जैसे लोगों को सिखाना या मेंटोर करना। तीसरा, अपनी जलन सुनो, आप किससे जलते हो, वहीं आपका असली सपना छिपा होता है। अब जब आपने अपना कोर प्रोजेक्ट पहचान लिया है तो अगला कदम है रेस्टोरेटिव निशेस, वो जगह जहां आप वापस अपने असली स्वभाव में आ सके। जैसे ब्रायन लिटिल के लिए नदी का किनारा रेस्टोरेटिव निशेस है। आपके लिए शायद एक बंद कमरा हो, सुबह की चुप्पी हो, या एक शांत वीकेंड हो। अगर आप लगातार अपने असली स्वभाव के खिलाफ जीते रहेंगे तो क्या होगा, आपके साथ भी वही होगा जो प्रोफेसर लिटिल के साथ हुआ। उन्हें डबल निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो आप बचते नहीं, इसीलिए उन्होंने जंगल में जाना चुना। इसलिए लेखिका कहती है कि आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कभी कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्ट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका सपना उससे जुड़ा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी अपने साथ एक समझौता करें। मैं हफ्ते में 2 बार लोगों के बीच जाऊंगा, लेकिन बाकी समय मैं अपने तरीके से जीऊंगा। ये दिखावा नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। और एक सवाल अपने से पूछिए कि आपका वो कौन सा कोर प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप खुद को थोड़ा पुश करने को तैयार हैं। आज ही 2 कॉलम बनाइए। पहला, जहां आप नकली एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। दूसरा, जहां आप रिचार्ज होते हैं। और अपने रेस्टोरेटिव निशेस को बचाने की योजना बनाइए। चैप्टर 10, द कम्युनिकेशन गैप। जरा सोचिए, आपका सबसे करीबी इंसान या ऐसा व्यक्ति जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा थका क्यों देता है। क्यों? एक ही बात पर आपकी लड़ाई बार बार दोहराई जाती है। क्या सच में समस्या उस इंसान में है या आप दोनों में? आप दोनों ही अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। आज हम उस अदृश्य दरार को समझेंगे जो प्यार करने वालों को भी एक दूसरे दूर कर देती है। लेखिका में ग्रेन और एमिली के बारे में बताती है। ग्रेन जो एक म्यूजिक प्रमोटर है, हर शुक्रवार को उसके घर में पार्टी होती है, उसके लिए यही उसकी जिंदगी है। और एमिली जो एक वकील है, जो दिन भर काम के बाद वो बस एक चीज चाहती है, शांति। एमिली ग्रेन के साथ एक शांत शाम बिताना चाहती, लेकिन शुक्रवार आने से पहले ही एमिली को उस पार्टी का डर सताने लगता है, क्योंकि वो दोनों साथ रहती। ग्रेन कहती है तुम एंटी सोशल हो, और एमिली सोचती है क्या सच में मुझमें कुछ कमी है। अब असली समस्या शुरू होती है जब दोनों में झगड़ा होता है। एमिली क्या करती है, वो चुप हो जाती है, धीरे बोलती है, पीछे हट जाती है। वो सोचती है कि मैं शांत रहकर बात को बिगाड़ने से बच रही हूँ, लेकिन ग्रेन उसे लगता है ये मुझसे दूर जा रही है, और वो और जोर से बोलती। फिर एक ऐसा ट्रैप शुरू होता है जिसमें एमिली पीछे हटती है, ग्रेन आगे बढ़ती है, ग्रेन चिल्लाती है, एमिली और अंदर चली जाती है अपने कमरे में। और दोनों एक ही चीज चाहती है, काश तुम मुझे समझ पाती, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। अब यहाँ एक दिलचस्प सच सामने आता है कि एक्सट्रोवर्ट लोग बेहतर होते हैं ये पहचानने के लिए कि सामने वाला उन्हें पसंद करता है या नहीं। पहले पल में हमें ऐसा लगा कि हाँ एक्सट्रोवर्ट ज्यादा समझदार है, लेकिन जब हम गहराई से देखते और समझते हैं तो पता चलता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही बराबर समझ रखते हैं। तो फर्क कहाँ है? मल्टीटास्किंग में। ऐसी सिचुएशन में आपको सुनना है, बोलना है, चेहरे पढ़ने हैं और सोचना है, बहुत कुछ एक साथ। ऐसी परिस्थिति में बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति इसको एंजॉय करते हैं और इंट्रोवर्ट उनका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमिली दूर नहीं जा रही थी, वो बस खुद को बचा रही थी। और ग्रेग वो हमला नहीं कर रही थी, वो अपने तरीके से समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या ये रिश्ता बच सकता है? हाँ, लेकिन बदलाव व्यक्ति में नहीं तरीके में करना होगा। और जब उन दोनों ने तरीका
बदलने का प्रयास किया तो ग्रेन ने क्या सीखा? उसने समझा गुस्सा निकालने से गुस्सा कम नहीं होता। उसने चिल्लाना छोड़ा और पूछना शुरू किया कि हम दोनों ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम दोनों खुश रहें। और एमिली ने क्या सीखा? उसने समझा कि मेरी चुप्पी गलत समझी जाती। उसने बोलना शुरू किया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। और जब उसने ये कहा तो ग्रेन पहली बार रुकी। तो उन दोनों ने क्या किया? उन दोनों ने अपनी जिंदगी का डिजाइन बदल दी, पार्टी कम कर दी, खाना बुफे स्टाइल कर दिया। ग्रेन जब भीड़ में होती तो एमिली एक कोने में, एक कमरे में अपने साथ समय बिताती। दोनों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने बैलेंस बनाया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बदलूंगा और तुम मुझे मेरे असली रूप में रह दोगे। आदर्श रिश्ता ये नहीं है कि दोनों एक जैसे बन जाएं, बल्कि दोनों एक दूसरे को वैसे ही रहने दे जैसे वे हैं। चैप्टर 11 ऑन कॉबलर्स एंड जनरल्स, क्वाइट किड्स इन द लाउड वर्ल्ड। कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा जो चुपचाप बैठकर जूते सिल रहा है। अब कल्पना कीजिए अगर वही बच्चा एक सेना का नेतृत्व करे तो वो शायद दुनिया का सबसे महान सेनापति बन सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे उसकी शांत दुनिया से खींचकर एक ऐसी दुनिया में धकेल देते हैं जहाँ उसे शोर मचाना पड़े, और यही हम उसकी असली ताकत खो देते हैं। लेखिका कहती है एक आदमी जो जीवन भर दुनिया के सबसे महान सेनापतियों को ढूंढता रहा, मरने के बाद वो स्वर्ग पहुंचा और पूछा वो महान योद्धा कहाँ है, और उसे एक साधारण सा आदमी दिखाया गया। वो चौंक गया, ये तो एक मोची था। और जवाब मिला हाँ, लेकिन अगर ये सेनापति होता तो सबसे महान होता। हर बच्चे के अंदर एक ऐसा सेनापति छिपा होता है, लेकिन क्या हम उसे बनने देते हैं? एक बच्चा नाम है इथेन, 7 साल का है, जो बेहद ही शांत, किताबों में खोया हुआ। उसका छोटा भाई उसे मारता था, लेकिन वो वापस नहीं मारता था। उसके माता पिता बेहद ही तेज और एक्सट्रोवर्ट। उन्होंने सोचा इसमें स्पार्क नहीं, उन्होंने उसे खेलों में धकेल दिया। लेकिन वो क्या चाहता था? बस घर आकर पढ़ना। वो होशियार था, लेकिन उसके ग्रेड गिरने लगे। क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं जी पा रहा था। फिर वो एक मनोवैज्ञानिक से मिले और उसने उन्हें बताया कि ये बच्चे की समस्या नहीं है, ये है पेरेंट चाइल्ड फिट की समस्या है। जब हम बच्चे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी असली पहचान को तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं मेरा बच्चा पार्टी में चुप क्यों है, उसके दोस्त कम क्यों हैं, लेकिन असली सवाल क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? और यहीं पर आता है आर्किड का रहस्य, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेंडेलियन घास की तरह है, कहीं भी पनप जाते हैं, लेकिन कुछ आर्किड की तरह है, बेहद ही नाजुक और संवेदनशील। अगर उन्हें सही माहौल न मिले तो वो मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही देखभाल मिले तो सबसे खूबसूरत फूल बनते हैं आर्किड का। तो सवाल है क्या करें? उसके लिए लेखिका 3 स्टेप देती है। लेबल मत लगाओ कि आपके बच्चे शर्मिले हैं, कमजोर है, ये शब्द बच्चे की पहचान बन जाते हैं। सेकंड, छोटे कदम उठाओ। एक बच्ची जिसे समंदर से डर लगता था तो उसकी माँ ने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे उसे पहले रेत के पास ले गई, फिर समुद्र के किनारे के पास, फिर पानी के पास ले गई, फिर उसकी उंगली पकड़कर उसका कदम पानी में रखा। हर छोटा कदम एक जीत है। थर्ड, उसके जुनून को पहचानो। देखो कि आपके बच्चे का जुनून किस चीज में है। याद रहे आपका बच्चा टूटा हुआ नहीं है, वो अलग है, और यही उसका ईश्वर का गिफ्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोची एक दिन सेनापति बने तो पहले उसे उसकी दुनिया में महारत हासिल करने दे। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए, क्योंकि असली प्रतिभा शोर में नहीं शांति में जन्म लेती। तो अब जब आप इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं, अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अभी भी वही इंसान हैं जो इस समय की शुरुआत में थे, या फिर अब आप समझ चुके हैं कि आपको बदलने की जरूरत नहीं थी, आपको बस खुद को समझने की जरूरत थी। दुनिया हमेशा कहेगी जोर से बोलो, देखो, परफॉर्म करो, लेकिन अब आप जानते हैं सबसे गहरी सोच शांति में जन्म लेती, सबसे मजबूत फैसले भीड़ से दूर लिए जाते हैं, और सबसे बड़ा असर अक्सर बिना शोर के होता है। हो सकता है आप वही इंसान हो जो मीटिंग में कम बोलता है लेकिन सही बोलता है। आप वही व्यक्ति हो जो पार्टी में कोने में खड़ा रहता है लेकिन किसी एक इंसान की जिंदगी बदल देता है। आप जो अकेले बैठकर सोचते हैं लेकिन वही सोच दुनिया बदल देती। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम इतने शांत क्यों हो, तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपको पता है आप शांत नहीं हैं, आप गहरे हैं, और शायद ये गहराई एक दिन आपको वहां ले जाएगी जहां शोर करने वाले कभी पहुंच ही नहीं पाते। और जब आप अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाना शुरू करते हैं, तभी आपकी असली ताकत उजागर होती है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।